आई एम अतिया अंसारी, योर हिस्ट्री एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसमें करंटली वी आर ऑन चैप्टर 5 और ये वीडियो होगा चैप्टर 5 का पार्ट 3, जो कि है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ हुम ब्रिटिश पावर इन इंडिया. So let's officially begin our class. So, the title here itself, The Battle of Buxar. But before that, हमने पिछले वीडियो में जिस बैटल के बारे में डिस्कस किया था उसका एक क्विक रिवीजन यहाँ पर ज़रूरी है फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि उस वक्त बंगाल की कंडीशन क्या थी. एज वी नो कि ये सब जो हो रहा है स्क्रैम्बल ऑफ पावर, ये टेक्निकली बंगाल पर अपना कब्जा बनाने और बरकरार रखने के लिए हो रहा है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ प्लासे, जो कि होती है 1757 में, और यहाँ पे एक साइड पर होंगे सिराजुद्दौला एंड इट्स गोइंग टू बी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या सिचुएशन है. सो सिराजुद्दौला को उनकी ही साइड के लोगों ने धोखा दिया और इवेंचुअली ब्रिटिश जो है बैटल शुरू होने से पहले ही कंस्पायर करते हैं शातिराना तौर पर अपने डिप्लोमेसी के ज़रिए सिराजुद्दौला की जो साइड ऑफ पीपल थे उन्हें अपनी तरफ कर लेते हैं. उसमें बहुत बड़ा नाम होगा मीर जाफर का, जिसे ये प्रॉमिस किया जाएगा कि इफ़ यू कम टूवर्ड्स आवर साइड और आप हमारा साथ दोगे तो इवेंचुअली आपको बना दिया जाएगा नवाब ऑफ बंगाल. और ऐसा ही हुआ. जब सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासे में बुरी तरीके से हरा दिया गया और इवेंचुअली उन्हें एग्जीक्यूट कर दिया गया, उन्हें मार दिया गया, सो बंगाल को अपना नया नवाब मिलता है मीर जाफर के तौर पर. और मीर जाफर जो कि ब्रिटिशर्स के जरिए नवाब बनाए गए थे, ऑफ कोर्स वो उनके एक पपेट होंगे. ही इज गोइंग टू डू एवरीथिंग एज द ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू से. हाँ, इवेंचुअली उन्हें उनके इंटरफेरेंस से प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी एंड ही वुड फील कि रॉबर्ट क्लाइव एंड जो ब्रिटिश है, जो कंपनी है, बहुत ज़्यादा हमारे इंटरनल अफेयर्स में बोल रही हैं. बट ही कांट डू एनीथिंग, क्योंकि इवेंचुअली ये सब जो है वो ब्रिटिशर्स की एक चाल थी जस्ट टू गेट होल्ड ऑफ बंगाल. लेकिन फिर हम कुछ वक्त बाद देखते हैं कि कैसे मीर जाफर को रिजाइन करना पड़ता है एंड द न्यू नवाब जो होते हैं उनके ही सन इन लॉ बनेंगे और वो होंगे मीर कासिम. एंड ब्रिटिशर्स वुड फील कि मीर जाफर एनीवेज इज नॉट डूइंग द थिंग एज दे वुड लाइक, सो इट्स बेटर कि हम उन्हें चेंज कर दें एंड मीर कासिम को बना दें नवाब. बट जो मीर कासिम है वो अली वर्दी खान के वन ऑफ द बेस्ट सक्सेसर साबित होंगे और ये एबलेस्ट नवाब ऑफ बंगाल के तौर पर बनकर उभरेंगे. और इन्होंने जो बेस्ट चीज़ की फॉर हिज एम्पायर, फॉर हिज रीजन वाज दैट कि इनका जो कैपिटल था, बंगाल का जो सेंटर था, जो कैपिटल था, ये उन्होंने बिहार शिफ्ट कर दिया मुंगेर में. इससे फ़ायदा क्या हुआ? कंपनी जो थी वो कलकत्ता में थी, बंगाल में, और जब हेडक्वार्टर उनका जो सेंटर है, जब वो मुंगेर बिहार में शिफ्ट हो गया तो कलकत्ता और बिहार के बीच में जो डिफरेंस था उसकी वजह से ब्रिटिशर्स और या फिर जो कंपनी थी वो बंगाल के नवाब के काम में, उसके अंदरूनी कामकाज में उतनी इंटरफेरेंस नहीं कर पाती थी. तो जिसकी वजह से कुछ हद तक मीर कासिम को ऑटोनॉमी मिल गई. बट हम देखेंगे कि वो ज़्यादा दिन तक काम नहीं आएगा उनका ये एफर्ट भी, एंड दैट वी आर गोइंग टू सी इन द प्रील्यूड टू द बैटल. अब क्या था ये प्रील्यूड टू बैटल? दैट मीन्स बैटल ऑफ बक्सर के शुरू होने से पहले उसके बैकग्राउंड में क्या था, क्या चीज़ें थी जो लीड करती हैं इस बैटल की तरफ. सो लेट्स सी क्या सिचुएशन है बंगाल की. सो द कंपनी हैड थॉट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मीर कासिम बहुत ही अच्छे और आइडियल नवाब साबित होंगे.
अब इनके लिए आइडियल नवाब कौन होंगे? जो एक उनके पपेट होंगे, जो उनके हाथ के मोहरे होंगे, उनके हाथ की कठपुतली होंगे। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि मीर कासिम जो है उनके एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल उल्टे साबित होते हैं और वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। राम नारायण नाम के जो होंगे वो डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार होंगे। और जैसे कि हमने देखा कि जो कैपिटल है बंगाल का वो मुंगेर में शिफ्ट हो गया है, जो कि बिहार में है। अब हम देखते हैं कि राम नारायण जो है ये रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे नवाब को। फॉर व्हाट? सो नवाब वुड बी आस्किंग हिम कि सबमिट द अकाउंट्स ऑफ द रेवेन्यू, जो टैक्स कलेक्ट हुआ है बिहार में या जो भी सिचुएशन है, जो अकाउंट्स हैं, लेट मी सी, शो इट टू मी। बट राम नारायण कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे नवाब के इस रिक्वेस्ट का। सो ऑफ कोर्स मीर कासिम इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट इट, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक ओपन डिफायंस है। मतलब खुले तौर पर नवाब की एक डिसीजन के खिलाफ जाना है। व्हेन द नवाब इज आस्किंग यू टू शो द अकाउंट्स, उनका कोई भी गवर्नर हो या उनका कोई भी एम्प्लॉय हो या नोबल हो, दे कैन नॉट से नो, और उसे इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये खिलाफ वर्जी करेंगे डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार। एंड हम देखते हैं कि ये क्यों होगा। तो राम नारायण को सपोर्ट होगा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो बिहार में वर्क करती है। मतलब रीजनल लेवल पे जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं पटना के, वो सपोर्ट करेंगे राम नारायण को। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि जो कंपनी है बहुत ज़्यादा मिसयूज करेगी दस्तक का, जो कि एक ट्रेड परमिट होता है, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और ये एग्जेम्प्ट करता है कि जो गुड्स स्पेसिफाइड पेमेंट्स हैं, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, जिनके पास दस्तक है वो उन्हें पे नहीं करनी पड़ेगी, वो उससे बच जाएंगे, एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। लेकिन हम जानते हैं कि जो दस्तक है ये कंपनी को मिला है, EIC को मिला है, कंपनी में काम करने वालों के लिए पर्सनल यूज के लिए नहीं है। बट किस तरीके से ये पर्सनल यूज में लाया जाएगा और कैसे ये नवाब को बहुत ज़्यादा ही एंगर कर देगा। ऑफ कोर्स, क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप मिस यूज ऑफ दस्तक करेंगे, दैट मीन्स आप टैक्स नहीं देंगे, लॉस ऑफ टैक्स एंड रेवेन्यू होगा। और ये किसकी इनकम है? ऑफ कोर्स इट्स द इनकम ऑफ द नवाब, क्योंकि एक स्टेट में जो भी टैक्स जमा होता है वो वहाँ की स्टेट के पास जाता है। सो नाउ नवाब इज लूजिंग द टैक्स। एंड ऑफ कोर्स इसकी वजह से जो वहाँ के लोकल मर्चेंट है, जो वहाँ के देसी मर्चेंट है, उनके साथ अनइक्वालिटी हो रही है, उनके साथ गलत कंपटीशन हो रहा है। क्योंकि अगर एक मर्चेंट बिना टैक्स लिए चीज़ें खरीद और बेच रहा है तो ऑफ कोर्स दैट इज गोइंग टू बी चीप, सस्ती होंगी और उन्हें मुनाफा भी बड़ा होगा। लेकिन जो वहाँ के लोकल मर्चेंट होंगे वो ड्यूटी भी देंगे और उनके साथ एक अनफेयर कंपटीशन बनता जाएगा। सो हम देखते हैं कि बाय एन इम्पेरियल फरमान, जो इंग्लिश कंपनी होगी, उन्होंने राइट ले लिया है ट्रेड इन बंगाल का, और वो कोई भी ट्रांजिट ड्यू या फिर जो टोल या टैक्स कुछ नहीं भर रहे हैं। हाउएवर, लेकिन ये तो कंपनी के लिए था। द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, दैट मीन्स जो वहाँ पर काम करते हैं, उनके जो ऑफिसर्स होंगे, क्लेम्ड द सेम प्रिविलेजेस, उन्होंने भी सेम प्रिविलेज इस्तेमाल करने लगे। किस चीज़ के लिए? कंपनी की ट्रेड के लिए नहीं, फॉर द प्राइवेट ट्रेड। एंड हाउ नॉट ओनली दे यूज्ड, बल्कि वो दस्तक को सेल भी करेंगे कमीशन के लिए दूसरे लोगों को। सो इट्स नॉट दैट कि कंपनी यूज़ कर रही है, कंपनी के सर्वेंट्स यूज़ कर रहे हैं, अब उसके बाद भी उसे आगे जाके बेचा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बस उन्हें वो ये ड्यूटी फ्री ट्रेड करनी है, उन्हें कहीं टोल नहीं देना है। और इस सब की वजह से मीर कासिम डिसाइड करेंगे कि वो कंप्लीटली अबॉलिश कर देंगे ड्यूटीज ऑल टुगेदर, कि कोई ड्यूटी किसी को नहीं पे करनी है। लेकिन ऑफ कोर्स ब्रिटिश इसके खिलाफ भी प्रोटेस्ट करेंगे, और दे इंसिस्टेड अपॉन हैविंग
प्रेफरेशनल ट्रीटमेंट मतलब कि आप हमें प्रिफर कीजिए लोगों पर, दैट मीन्स हमारे प्रिविलेजेस मत खत्म कीजिए। और नॉट ओनली हमारे प्रिविलेज मत खत्म कीजिए, लोगों को एक लेवल पर मत लाइए। वी शुड बी ट्रीटेड अ बिट डिफरेंटली सो दैट हमें अदर ट्रेडर्स के मुकाबले ज़्यादा फायदा हो, जो कि ऑफ कोर्स मीर कासिम वुड नॉट लाइक। और ये जो नवाब और कंपनी के बीच में टसल है, जो खींचातानी है, वो हम देखते हैं कि ट्रांजिट ड्यूटी से बढ़ जाती है और कैसे ये एक रूप ले लेती है बहुत सारी वॉर्स का, जो कि होंगी इंग्लिश और मीर कासिम के बीच में, और साल होगा 1763 का। एंड ऑफ कोर्स इवेंचुअली वी नो दैट के आर्मी में ब्रिटिशर्स कितने ही एडवांस्ड हैं और उनकी ट्रूप्स कितनी ही अच्छी हैं, हाउ डिसिप्लिन दे आर। सो उन्हें सक्सेसिव विक्ट्रीज होंगी कटवा में, मुर्शिदाबाद में, गिरिया में, सूती, इवन मुंगेर में। ऑल ऑफ दिस प्लेसेस द ब्रिटिशर्स आर गोइंग टू विन अगेंस्ट मीर कासिम। अब मीर कासिम की सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि उन्हें भागना पड़ जाएगा, उन्हें बच के निकलना पड़ जाएगा। ही फ्लेड, और वो फ्लड करने के बाद ही रीचेस अवध, और अवध पहुंचकर वो एक कॉन्फिडरेसी बनाते हैं, एक तरीके का गुट बनाते हैं, अपना अलायंस बनाते हैं। और इस अलायंस में होंगे 3 लोग। पहले तो खुद होंगे मीर कासिम, सेकेंड इज गोइंग टू बी द नवाब ऑफ अवध, ओके, उनका नाम होगा शुजाउद्दौला। एंड द थर्ड पर्सन इन दिस कॉन्फिडरेसी इज गोइंग टू बी मुगल एम्परर ऑफ दैट टाइम, जो कि होंगे शाह आलम द सेकेंड। सो दिस इज गोइंग टू बी वन टीम, जिसमें होंगे मीर कासिम, शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द सेकेंड। एंड ऑफ कोर्स हमको पता है कि वर्सेस कौन है, वर्सेस ब्रिटिशर्स। अब ये तो होगा प्रील्यूड, बैटल से पहले क्या हालात थे। अब हम एक्चुअल बैटल की तरफ बढ़ते हैं। सो हम देखते हैं कि कंबाइंड आर्मी ऑफ ऑल दीज थ्री वर डिफीटेड बाय द इंग्लिश फोर्सेस, जो कि एक्सपेक्टेड था। दे गॉट डिफीटेड, बुरी तरीके से हार जाते हैं इंग्लिश के हाथों। और इस जो बैटल का जो अगर हम देखेंगे लीडर कौन होगा ब्रिटिशर्स के साइड से, तो बहुत ही काबिल मेजर हेक्टर मुनरो ये लीड करेंगे। और बक्सर पे हम देखते हैं कि 1764 में क्लोजली कॉन्टेस्टेड बैटल में तीनों का ग्रोह हार जाता है। एंड द इंग्लिश कैंपेन अगेंस्ट मीर कासिम वॉज शॉर्ट बट डिसाइसिव। ये जो है उनकी जीत बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन बहुत डिसाइसिव होगी। मतलब इसकी वजह से भारत की तारीख, भारत का इतिहास बदलेगा। और क्या था इंपॉर्टेंस इस बैटल का? इन द फैक्ट दैट नॉट ओनली द नवाब ऑफ बंगाल, जो कहते मीर कासिम, वो हारे हैं, बल्कि द मुगल एम्परर शाह आलम द सेकेंड, जो उनकी हेल्प कर रहे थे, वो भी हार गए हैं इंग्लिश के जरिए। सो ये बहुत सिंबॉलिक विन था, क्योंकि यहाँ पर राजा ऑफ इंडिया, एम्परर ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश, और ये बहुत ग्रेट पावर बन के अब उभरेंगे नॉर्दर्न इंडिया में भी। और अब ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि कोई उनका कंटेंडर नहीं है, उनका मुकाबला करने को अब कोई बचा ही नहीं है। एंड उनकी सुप्रेमेसी, उनकी पावर, उनकी प्रेस्टीज को अब कोई चैलेंज भी नहीं करेगा। आफ्टर द बैटल हम देखते हैं कि मीर जाफर, अब मीर जाफर कौन है? मीर कासिम से पहले जो नवाब थे, प्लासे के बाद जो नवाब बनाए गए थे मीर जाफर, उन्हें वापस से नवाब बना दिया जाता है। सो व्हाट इज द टाइमलाइन? इट स्टार्टेड विद सिराजुद्दौला, देन मीर जाफर, देन मीर कासिम, देन मीर जाफर अगेन। ओके, आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर मीर जाफर को वापस से बना दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल। एंड ऑफ कोर्स द जो कनेक्शन होंगे मीर कासिम के, वो स्ट्रेंड हो जाएंगे, वो खिंचे हुए हो जाएंगे विद द कंपनी। और हम देखते हैं इंग्लिश को परमिशन मिल जाएगी फॉर द ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल की।
पहले मीर कासिम क्या चाहते थे कि सभी के लिए ड्यूटी हटा दी जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसका अपोज किया था। और बैटल ऑफ बक्सर में जब वो जीत चुके हैं तो अब चीज़ें उनके हिसाब से ही होंगी, क्योंकि अगेन मीर जाफर उनका पपेट रूलर, पपेट नवाब थ्रोन पर आ चुका है। सो उन्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड का परमिशन मिल जाएगा बंगाल में, एक्सेप्ट उन्हें एक नॉमिनल ड्यूटी 2% की सॉल्ट पर देनी होगी, जो बहुत ही नॉमिनल होगी। लेकिन हम देखेंगे कि आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफर बना दिए जाएंगे वापस से नवाब, लेकिन जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उन्हीं के माइनर सन, जिनका नाम होगा नजीमुद्दौला, उन्हें नवाब बना दिया जाएगा। बट वी नो दैट कि जो रियल पावर है एडमिनिस्ट्रेशन की वो ब्रिटिशर्स के पास होगी, और इस पर्टिकुलर केस में नायब सूबेदार के पास होगी। और ऑफ कोर्स जो नायब सूबेदार होगा उसे रखना और निकालना किसके हाथ में होगा? ब्रिटिशर्स के हाथ में ही होगा। सो दिस इज हाउ बैटल ऑफ बक्सर टेक प्लेस करती है, और कैसे चीजें बदल जाती हैं, और कैसे मीर कासिम के बाद वापस विल सी मीर जाफर। बट बिफोर गोइंग अहेड, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है दैट वी कैन नॉट फॉरगेट टू टॉक अबाउट, एंड दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। So, a survey of this period of British rule cannot be complete, of course, as I have said कि हम रेफरेंस ना दे रॉबर्ट क्लाइव को। इनकी अगर हम बिगनिंग देखें तो एक हम्बल बिगनिंग है। वो एज अ क्लर्क पहले काम करते होते हैं, लेकिन वो इस यहाँ से रिजाइन कर देते हैं और उसके बाद ज्वाइन कर लेते हैं ब्रिटिश आर्मी। और वो इतने इंस्ट्रूमेंटल, इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इन द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, के कैसे उन्होंने स्थापना की और कितना बड़ा रोल प्ले किया इंडिया में ब्रिटिश पावर को परवान चढ़ाने में, और कैसे वो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाए जाते हैं, और क्या उनके जो पॉलिसीज होती हैं, द वे ही डज थिंग्स, कितना इफेक्ट क्रिएट करती हैं। वो 2 टेन्योर देखते हैं अपना बंगाल में। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्हीं के अंदर जो है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम बंगाल में लागू किया जाता है, जो कितना ही डिजास्टर्स, कितना ही बुरा साबित होता है। लेकिन इतने बड़े लीडर जो एक आर्मी पोजीशन के बाद गवर्नर बनाए जाते हैं और 2 टर्म देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ब्रिटिश फाउंडेशन, लेकिन अलेजेडली हम देखते हैं कि ही कमिट सुसाइड इन द ईयर 1774। जब वो इंग्लैंड वापस जाते हैं, सो अलेजेडली वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। दैट वाज रॉबर्ट क्लाइव। सो हमने बात की बैटल ऑफ बक्सर की, लेकिन कोई भी बैटल होगी, वॉर होगी, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है सभी पार्टीज के बीच में जो ट्रीटी साइन की जाती है, जो सुलहनामा साइन किया जाता है। तो यहाँ पर भी हुआ, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर 1 वर्सेस 3 था, राइट। सो मीर कासिम को तो अब कंप्लीटली ही अबॉलिश कर दिया गया। नाउ वी हैव नवाब शुजाउद्दौला एंड शाह आलम द सेकेंड, अवध के नवाब और मुगल एम्परर। तो इन दोनों के साथ जो है एक ट्रीटी साइन की जाती है, और ये ट्रीटी कहलाती है द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब क्या थी ये ट्रीटी और इसके अंदर क्या समझौते हुए? तो शुजाउद्दौला को सरेंडर करना पड़ा इलाहाबाद और कारा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था एज रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये उन्हें सबमिट करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है शाह आलम द सेकेंड को। क्यों? सो लेट्स कम हियर। शाह आलम द सेकेंड ये अग्री करते हैं कि वो अब इलाहाबाद में रहेंगे, अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्टेप है। मुगल सेंटर जो कैपिटल था दिल्ली, वहां पर अब मुगल बादशाह नहीं रहेगा, वो जाकर रहेगा इलाहाबाद में। एंड टू बी सीडेड टू हिम बाय द ऑफकोर्स, ये अवध के नवाब उन्हें देंगे, और अब जो शाह आलम सेकेंड है वो कंपनी के प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। हम जानते हैं कि शाह आलम सेकेंड जो है लेटर मुगल्स का पार्ट है, और लेटर मुगल्स की कंडीशन क्या थी और वो कैसे प्रोटेक्शंस की बिना पर ही लिविंग देयर लाइफ। अब वापस शुजाउद्दौला की अगर बात करें तो ही हैड टू पे 50 लाख रुपीज एज कंपेंसेशन ऑफ द वॉर, जो नॉर्मली ट्रीटीज में एक अमाउंट देना पड़ता है। सो दैट वाज द 50 लाख। साथ ही साथ एक जो वहाँ के बहुत बड़े जमींदार थे अवध के, उनका नाम था बलवंत सिंह,
सो वो जमींदार थे बनारस के, तो उन्हें फुल पोजेशन ऑफ हिज एस्टेट देनी पड़ी। मतलब जो जमीनें बलवंत सिंह की अवध के स्टेट ने कैप्चर की थी, उन्हें वापस उन्हें देनी पड़ी। तो यहाँ पर अगेन कोई डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल रीजन होगा जब बलवंत सिंह का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होगा, जिसकी वजह से कंपनी फोर्स करेगी अवध के नवाब को ये लैंड वापस करने में। इफ विल टॉक अबाउट शाह आलम अगेन, तो अब वो इलाहाबाद में रहेंगे, नंबर 1। सेकेंड, वो एक फरमान इशू करेंगे और इसके जरिए जो दीवानी ऑफ बंगाल है, बिहार और उड़ीसा, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी जाएगी। और उसके लिए सिर्फ नाम की एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख कंपनी को देना होगा। बट जो दीवानी, दीवानी क्या होता है? दीवानी मीन्स द राइट टू कलेक्ट टैक्स, और वो 26 लाख से बहुत ज़्यादा का था, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। कितना बड़ा रीजन जो है वो दे दिया जाएगा एक फरमान के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। साथ ही साथ हम देखेंगे कि प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न ऑफ निजामत फंक्शन। अब कंपनी को 53 लाख रुपए के एवज में निजामत फंक्शन भी करने दिया जाएगा। हमने दीवानी तो देख लिया, अब ये निजामत क्या होता है? So Nizamat is basically an Urdu word like Nazim, the person who takes care of things, who maintains things. So Nizamat basically is how to control everything and run everything. Basically administration, आप उसका second word use कर सकते हो। So किन चीज़ों की निजामत? Military, defense of course, police, and of course administration of justice also. So can you believe tax collections was there? Then all of this जो है निजामत के अंडर मिल जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड क्लाइव डिड नॉट अनेक्स अवध। हम सोचेंगे कि वाई नॉट अवध? हमने अवध में देखा कि उन्हें सिर्फ इलाहाबाद और कारा अपना एरिया देना पड़ा। वाई नॉट पूरे अवध के स्टेट को क्लाइव ने अनेक्स कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया? बिकॉज इट वुड हैव प्लेस द कंपनी अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट अवध। अगर उसे अवध को अनेक्स कर लिया जाता और ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल कर लिया जाता, तो हम देखते हैं कि अब ये कंपनी का रोल हो जाता कि उसे प्रोटेक्ट करना है। और जो अवध था बहुत ही एक्सटेंसिव लैंड था, लेकिन साथ ही साथ उसका एक फ्रंटियर जो है फ्रॉम द अफगान एंड द मराठा इन्वेजन से उसे बचाना हो जाता। और वी नो दैट कि ये दोनों ही बहुत रैम्पेंट इन्वेशंस होते थे। सो यहाँ पर क्लाइव यूज्ड हिज टैक्टिक्स और उन्होंने अवध को सीड नहीं किया। और टेक्निकली इस ट्रीटी के बाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद ज़रूरत भी नहीं थी। द ट्रीटी मेड द नवाब अ फर्म फ्रेंड। इस ट्रीटी की वजह से एनीवेज नवाब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के एक फ्रेंड के तौर पर बन गए थे। एंड टर्न अवध इनटू अ बफर स्टेट। ये टेक्निकली उनका एक बफर स्टेट बन गया था कि ब्रिटिशर्स की जो टेरिटरीज है उसके और नॉन ब्रिटिश टेरिटरीज के बीच में ये एक उनका सेफ हाउस, सेफ जोन, बफर स्टेट था। तो उन्हें ज़रूरत भी नहीं थी उसे अनेक्स करने की, बिना किए उनके पास सारे प्रिविलेजेस टेक्निकली थे। सिमिलरली क्लाइव के जो अरेंजमेंट थे शाह आलम द सेकेंड मुगल एम्परर के साथ, इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। क्लाइव वॉज नॉट जस्ट कि मुझे लैंड चाहिए, ही वॉज वेरी फार साइटेड और वो चीज़ों को अंडरस्टैंड करके अकॉर्डिंगली डिसीजंस ले रहे थे। एंड इसकी वजह से क्या हुआ कि जो शाह आलम है वो सिर्फ एक रबर स्टैम्प बन गए कंपनी के। लाइक फॉर एग्जाम्पल हाउ दे गॉट द फरमान एंड निजामत एंड दीवानी, सिर्फ एक नाम के तौर पर मुगल एम्परर ने उन्हें दे दिया, बट एक्चुअल में क्या वो पोजीशन में था मुगल एम्परर किसी को कुछ भी देने के? बिकॉज एनीवेज दे वुड हैव ओवरटेकन हिम, बट उसको उनको एक रबर स्टैम्प के जैसा यूज करेंगे ब्रिटिशर्स। बिसाइड्स एम्परर्स फरमान लीगलाइज द पॉलिटिकल गेन्स। अब क्या होगा? दे हैव अ वर्ड टू से कि मुगल एम्परर ने हमें फरमान दिया है, हमें निजामत दी है, हमें दीवानी राइट्स दिए हैं। सो अब उनका कोई भी काम इलीगल नहीं होगा। टेक्निकली देखा जाए तो उन्हें हर चीज़ का फरमान मिला है। तो दैट वाज डेफिनेटली अ वेरी स्मार्ट मूव टेकन बाय रॉबर्ट क्लाइव। अगर हम मीर कासिम की बात करें, जो डिथ्रोन कर दिए गए थे नवाब ऑफ बंगाल की गद्दी से, तो वो अपनी पूरी लाइफ जो है मिजरी में
गुजारेंगे और वो एक होमलेस वॉन्डरर की तरह घूमते रहेंगे जिनका कोई ठिकाना नहीं होगा, और 1777 में उनका देहांत हो जाएगा। Although Mir Qasim was a really able नवाब of Bengal, जिन्होंने really prosperity के लिए काम किया था, but things don't go well with him. अगर हम बंगाल की बात करें और क्लाइव की बात करें तो वी कैन नॉट फॉरगेट डुअल गवर्नमेंट, जो कि बंगाल में कुछ वक्त के लिए लागू की गई थी, जो कि साल था 1765 से 72 का। ओके, सो बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक्चुअल मास्टर होगी बंगाल की, लेकिन वहाँ पे नाम के लिए दूसरे नवाब होंगे। सो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव क्या करेंगे, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये सिस्टम क्या था कि टेक्निकली यहाँ के दो रूलर हैं। ऑफ कोर्स नंबर 1 होंगे कंपनी और नंबर 2 होंगे जो नाम के नवाब होंगे। हम जानते हैं कि बंगाल में कैसे दीवानी और निजामत दोनों किसके पास है, कंपनी के पास है। अब निजामत में पुलिस, जुडिशियल फंक्शन सब कुछ उनके हाथ में है, आर्मी मेंटेनेंस भी उनके पास है, और दीवानी की वजह से कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू उनकी हाथ के अंदर है। सो अब बचा क्या नवाब के पास। सो द कंपनी एक्सरसाइज दैट दीवानी राइट्स as the Diwan and the Nizamat rights through its right to nominate the डिप्टी सूबादार। जैसा कि हमने पिछले पेज पर देखा कि हाउ मीर जाफर के माइनर सन को बना दिया जाता है नवाब, और उनके हाथ में बेसिकली कुछ नहीं होता है। जो नायब सूबेदार होता है, डिप्टी सूबेदार होता है, वो सारे डिसीजन लेता है, और डिप्टी सूबेदार को नॉमिनेट किया जाता है कंपनी के जरिए। सो ऑफ कोर्स अगेन पपेट ऑफ द कंपनी। अब जो कंपनी है वो अक्वायर कर चुकी है दीवानी और निजामत दोनों फंक्शन, और सूबेदार भी उनके अंडर है। सो टेक्निकली दे आर रूलिंग द बंगाल एज दे डिजायर। अब जो सिस्टम था उसका ग्रेट एडवांटेज जो था वो कंपनी के लिए ही था, क्योंकि उनके अंडर चीजें हो रही थी। बट इट लेफ्ट द अपीयरेंस ऑफ द अथॉरिटी। जो हमारी अथॉरिटी थी वो सिर्फ एक पपेट इंडियन रूलर के तौर पर नजर आ रही थी। लेकिन हम जानते हैं कि सॉवरन पावर, एक्चुअल पावर थी कंपनी के पास। नवाब का जो काम था वो था कि वो मेंटेन करे पीस एंड ऑर्डर, बट पीस एंड ऑर्डर मेंटेनेंस को भी जो फंड और फोर्स चाहिए, फंड मतलब दीवानी राइट से जो टैक्स हो रहा है, और फोर्स यानी निजामत राइट से जो उनके पास पुलिस और आर्मी है, इस दोनों के लिए उसे डिपेंड होना पड़ेगा कंपनी पर। अब वो टाइमली एक्शंस नहीं हो रहे थे एंड पीस एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड था। अब अगर एक्सरसाइज करना है दीवानी फंक्शन, सो द कंपनी अपॉइंटेड 2 डिप्टी दीवान्स। एक थे मोहम्मद रिजा खान जो बंगाल देख रहे थे, और दूसरे थे राजा सिताब रॉय जो कि बिहार को देख रहे थे। एंड जो रेजा खान थे वो ऑल्सो एक्ट करेंगे डिप्टी नाजिम के तौर पर, यानी डिप्टी सूबेदार, नायब सूबेदार के तौर पर भी। अब इस जो डुअल सिस्टम की वजह से होगा क्या कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बुरी तरीके से बट जाएगा। एंड 2 पावर्स हैं नाम के लिए, बट कोई भी परफेक्टली काम नहीं करेगा क्योंकि दोनों के इंटरेस्ट अलग होंगे, और ये डिजास्ट्रस बहुत बुरा साबित होगा किसके लिए, लोगों के लिए, जो एक्चुअल में मासेस पीपल ऑफ बंगाल सफर करेंगे इस डुअल सिस्टम की वजह से। क्यों? क्योंकि अब ना तो कंपनी ना ही नवाब कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ध्यान देगा, किसी को भी पब्लिक वेलफेयर, लोगों की भलाई का नहीं सूझ रहा है। बोथ आर जस्ट बिजी इन देयर ओन थिंग्स, जिसकी वजह से जितना प्रॉस्पेरस बंगाल था उसे उतने ही डिजास्टर्स सिचुएशन से झेलना पड़ेगा। और हम देखेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद जब वॉरेन हेस्टिंग आएंगे, सो हाउ ही डिड अवे, मतलब उन्होंने कैसे खत्म किया डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल इन द ईयर 1772।
सो वॉरेन हेस्टिंग के आने के बाद एक नया चैप्टर वी कैन से दैट बंगाल में फिर शुरू होगा और चीज़ें फिर बदलेंगी।